वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं 2024 में रिलीज हुई फिल्म हाउ टू मेक मिलियंस बिफोर ग्रैंडमा डाइज की इमोशनल स्टोरी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को कब्र पर प्रे करते हुए देखते हैं, पर जिसकी भी वो कब्र है उसकी रियल फैमिली से ज्यादा ये ओल्ड लेडी प्रे कर रही होती है। दरअसल वो कब्र एक अमीर आदमी की है जिसे एक बड़े से प्लॉट में दफनाया गया होता है। एंड पता है उस ओल्ड लेडी की विश यही है कि उसे भी मरने के बाद ऐसे बड़े से प्लॉट में दफनाया जाए, पर इतने बड़े प्लॉट को खरीदने के लिए मिलियंस लगते हैं। मरने के बाद छोटी कब्र में दफनाया जाए या बड़ी कब्र में, इससे क्या फर्क पड़ता है। खैर ये तो ना हमें समझ में आता है और ना ही उस ओल्ड लेडी की फैमिली को। और उसकी एक बेटी होती है और एक नाती भी जिसका नाम एम है। दोस्तों तो ये लोग आज अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देने आए होते हैं। एम का सारा ध्यान वीडियो गेम्स खेलने पर होता है। वो तो अपनी फैमिली की हेल्प भी नहीं करना चाह रहा होता है। वो बताऊं दोस्तों क्या कहता है कि मॉम मैं तो कम से कम यहाँ पर आया जो हूँ, अंकल कैन की फैमिली तो आज आई भी नहीं है। फिर कैन अपनी वाइफ और बेटी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है, जिन्हें ग्रैंडमा खरी खोटी सुनाती है कि साल में एक बार तो आना होता है, वो भी तुम्हारी फैमिली से होता नहीं है क्या। इसके बाद वो एम को फ्लावर पेटल्स देते हुए कहती है, बेटा अपने बुजुर्गों की कब्र पे इसको डाल दो। एम तो दोस्तों जैसे तैसे फूल को फेंक देता है। ग्रैंडमा उसको टोकते हुए कहती है कि सही कह रहे हो, तुम किसी काम के हो ही नहीं। एंड वो फिर खुद ही फूल को चारों तरफ फैलाने लगती है। दोस्तों एम ना फिर से गेम खेलने में लग जाता है। लगता है गेम बहुत प्यार है इसको, पर उसके पीछे उसकी ग्रैंडमा डिसबैलेंस होकर गिर जाती है और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वहाँ भी उनके बेटे को नहीं बल्कि बेटी को ही रहना पड़ता है। और इस एम को तो देखिए ये काम का बहाना करके घर पर गेम्स खेलने में बिजी है। जब उसकी मॉम घर आती है ना तो वो अपनी मॉम की ओर चेयर करते हुए कहता है कि थोड़ा आराम कर लीजिए मॉम, आप काफी थक गई होंगी। वैसे आपने मेरा मैसेज पढ़ा क्या। उसकी मॉम कहती है हाँ तुम्हें नया कंप्यूटर चाहिए और उसे खरीदने के लिए मेरी कार्ड डिटेल्स की जरूरत है तुम्हें। एक बात बताओ, जब तुमने गेमर बनने के लिए पढ़ाई छोड़ी थी तब तुमने मुझसे कहा था कि मॉम मैं ट्रक भर कर पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से अपना अपार्टमेंट लूंगा। साथ ही ये भी कहा था कि मॉम मैं आपको भी घर खर्च के लिए पैसे दूंगा। तो क्या हुआ उन बातों का। एम कहता है कि हाँ मॉम मुझे सारी बातें याद है, पर आप मेरे जख्म पे नमक मत छिड़को। ये कहकर दोस्तों वो फिर से गेम खेलने बैठ जाता है। एम को आगे उसकी मॉम बताती है कि सुनो डॉक्टर ने बताया कि ग्रैंडमा के पेट में कुछ दिनों से दर्द था और उनके स्टूल में ब्लड भी आ रहा है। काफी चेकअप्स करने के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है और वो सिर्फ 1 साल की मेहमान है। इसलिए काम करो तुम रोज ग्रैंडमा से मिलने उनके घर आते जाते रहना, याद रहे उन्हें कैंसर के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अपने आखिरी वक्त में टेंशन की जिंदगी जिए। दोस्तों ग्रैंडमा को कैंसर है ये जानने के बाद भी एम का कोई रिएक्शन नहीं होता। हाँ वो ये जरूर कहता है कि मॉम मुझे वहाँ जाने के बस पैसे चाहिए, वो दे दो आप, क्योंकि आपको तो पता है कि आजकल टाइम ही मनी है। कुछ दिनों के बाद एम अपनी ग्रैंडमा से मिलने उनके घर जाता है। अचानक एम को अपने घर पे देखकर वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि आजकल तुम लोग कुछ ज्यादा ही मुझसे मिलने आ रहे हो, क्या बात है। वो भी कहता है कैसी बात कर रही हो ग्रैंडमा, हम फैमिली है तुम्हारी, हम नहीं आएंगे तो कौन मिलने आएगा। और आप वो छोड़ो, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए नूडल्स लेकर आया हूँ। ग्रैंडमा भी कहती है मैं नूडल्स तो नहीं खाती। तो दोस्तों वो उनसे पूछता है कि फिर आप ही बताइए आपके लिए क्या लेकर आऊं। तो वो पास वाले मार्केट की दुकान से फिश फ्राई लाने को कहती है। पर एम जब उस शॉप पे पहुंचता है तो देखता है ये तो लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, इसलिए वो दूसरे शॉप से फिश फ्राई लेने के लिए चला जाता है और ग्रैंडमा को दे भी देता है। पर ग्रैंडमा देखते पहचान जाती है कि नहीं ये उस शॉप की है ही नहीं जहाँ से मैंने कहा था लाने को, इसमें काफी ऑयल है, नहीं मैं इसे नहीं खाऊंगी। दोस्तों ये जानकर एम वापस से मार्केट जाकर लाइन में लग जाता है और कुछ देर के बाद फिश लेकर वापस ग्रैंडमा के पास पहुंचता है। तब उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा उसे नहीं खाएगी क्योंकि उन्होंने पहले वाले फिश क्राई को ही खा लिया। ये देखकर एम कहता है कि आप भी ना ग्रैंडमा, जब पहला वाला ही खाना था तो मुझे दोबारा क्यों भेजा। इसके बाद वो ग्रैंडमा के कहने पर उनके गॉड के लिए वाटर बॉयल करके उनको ऑफर करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि ग्रैंडमा जो भी पानी अपने गॉड को चढ़ाती है वो कुकर में बॉयल होना चाहिए था, ना कि किसी दूसरे बर्तन में। तो वो पूछती है अपने नाती को भाई उसमें सीटी की आवाज क्यों नहीं आई। वो कहता है कि वो तो मैंने माइक्रोवेव में बॉयल किया था। बस दोस्तों ये सुनकर ग्रैंडमा भड़क जाती है और कहती है बेटा हर काम को करने का एक सलीका होता है, सिर्फ काम करने के लिए काम मत करो, कम से कम सही ढंग से काम तो क्या करो। ये कहकर वो एम को घर से निकाल देती है। वो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है, इतना गुस्सा होती है। एम भी कहता है ठीक है मैं कल से सही वाटर बॉयल करके दे दूंगा, मगर वो कहती नहीं यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, एक भी काम ढंग से नहीं करते तुम। दोस्तों एम को तो जैसे छुटकारा ही मिल गया था एक तरफ से, तो वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड मिली से मिलने चाहता है। वहाँ वो नर्स का कॉस्ट्यूम देखकर कहता है कि अरे वाह तुमने नर्स का काम शुरू कर दिया क्या। वो भी कह देती है कि नहीं 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 वो तो मेरे ओनली फैंस के लिए कॉस्ट्यूम है, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के परफॉर्म करने से ऑडियंस ज्यादा आता है ना। दोस्तों इससे एम को थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है कि ये क्या कर रही है। हीरो उससे पूछता है कि तुम्हारे एक ग्रैंडपा थे ना जिनकी तुमने आखिरी वक्त में सेवा की थी और उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जाते वक्त तुम्हारे नाम कर दी थी। तुम्हें पता है मैं फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी भी एक ग्रैंडमा है एंड वो भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाली, बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। तो तब मिली कहती है हाँ बहुत तेज हो रहे हो,
तुमने कभी फील किया कि तुम्हारी ग्रैंडमा से एक अजीब सी स्मेल आती होगी? वो कहता है हाँ, वो तो हर बुजुर्ग इंसान से आती है। तो वो कहती है कि तुम्हें उनके साथ इतना वक्त बिताना है कि वो स्मेल तुम नोटिस करना ही बंद कर दो। इससे उनके दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह बन जाएगी। ये जानते ही एम सीधे मॉल में जाता है जहाँ उसकी मॉम काम करती है। वो उन्हें बताता है कि मैं अब कुछ दिनों तक ग्रैंडमा के साथ ही रहूंगा। इसीलिए दोस्तों वो ग्रैंडमा के घर की डुप्लीकेट चाबी उसे दे देती है, जिसका यूज करके वो ग्रैंडमा के घर में घुस जाता है। ग्रैंडमा उसको देखकर फिर से शॉक कि तुम फिर आ गए। वो पूछती है कि एक बात बताओ, तुम मुझसे मिलने के लिए बार बार आ क्यों रहे हो? मुझे तो अब शक हो रहा है कि कहीं मुझे कुछ हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों इस पर एम ग्रैंडमा को सारी सच्चाई बता देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मॉम और अंकल नहीं चाहते कि आपको कैंसर के बारे में पता चले। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास सिर्फ 1 साल ही है, पर आपको तो पता है कि डॉक्टर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो भगवान है और उन्हें सब पता है। आपको वो एमा आंटी तो याद है ना, जिन्हें डॉक्टर ने 6 महीनों तक की मोहलत दी थी, मगर देखिए वो तो 10 साल से मजे घूम रही है और अभी भी बिल्कुल सही है। पता है ग्रैंडमा, आपने मेरे बच्चों ने मुझे इसी घर में रखकर मेरा खूब ख्याल रखा था और अब ख्याल रखने की बारी मेरी है। मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। दोस्तों ग्रैंडमा अपने नाती की ये बातें सुनकर राजी हो जाती है, जिससे हमको लगता है कि बस प्लान का आधा काम तो हो ही गया। अगली सुबह 5 बजे एम की अलार्म क्लॉक बजती है, पर वो जागता ही नहीं। जब वो जागता है तो काफी सवेरा हो चुका था। वो भागकर रेलवे स्टेशन जाता है, क्योंकि इतनी बूढ़ी होने के बाद भी ग्रैंडमा रेलवे स्टेशन पर कॉन्जी नाम की एक डिश बेचने का काम करती है। वो जाकर ग्रैंडमा से पूछता है कि आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो कहती है क्यों, मैं कोई अलार्म क्लॉक हूँ क्या? एंड दोस्तों एम उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान न देते हुए काम में उनकी मदद करने में जुट जाता है। फिर काम करने के बाद ग्रैंडमा अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है और उन्हें अपनी कैंसर के बारे में बताती है कि मुझे कैंसर हो चुका है। और दोस्तों ग्रैंडमा की जो फ्रेंड है ना, उनको पहले से कैंसर था। वो कहती है चलो बहन, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा ग्रैंडसन तो है कम से कम, मुझे तो खुद ही खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद ग्रैंडमा और एम बैंक जाते हैं ताकि ग्रैंडमा पैसा जमा कर पाए। एम उनकी बैंक डिटेल्स ना देख ले, इसलिए वो एम को बाहर रखने को कहती है। बड़ी तेज है दादी। एम भी बोलता है कि ग्रैंडमा मैं कौन सा चोर हूँ, पर वो कहती नहीं, न्यूज में देखते नहीं क्या, अक्सर लोग ऐसे ही धोखाधड़ी करते हैं अपने घर वालों के साथ। अगली सुबह जब एम जागता है तो देखता है उसकी मॉम आई हुई है और ग्रैंडमा ने काफी फैंसी से कपड़े पहने हुए हैं। एम को तो समझ ही नहीं आता कि इतने सवेरे सवेरे बन ठन कर ग्रैंडमा कहाँ जाने वाली है। तब उसकी मॉम बताती है कि तुम ही नहीं आया करते थे, पर हर संडे बाकी के फैमिली मेंबर्स उनसे मिलने आते हैं। और सच में दोस्तों कुछ ही देर में ग्रैंडमा के बेटे यानी अंकल कैन की फैमिली उनसे मिलने आ जाती है और ये लोग संडे साथ में बिताते हैं। यहाँ वो ग्रैंडमा से उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं तो वो बता देती है, मुझे पता चल गया है कि मुझे कैंसर है बेटा, तुम्हें इस तरह घुमा फिरा कर पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे एम ने सब बता दिया है। और दोस्तों ये सुनकर सभी गुस्से में एम की ओर देखने लग जाते हैं कि तुमने क्यों बताया। तब एम तो ये कहकर बच जाता है कि ग्रैंडमा को अपनी बॉडी के बारे में जानने का पूरा हक है, हम कौन होते हैं उनसे उनकी बॉडी के बारे में कुछ भी छुपाने वाले। इसके बाद ग्रैंडमा के तीनों बच्चे उनसे कहने लगते हैं कि मॉम आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। एम की मॉम तो मॉल में अपनी ड्यूटी को नाइट शिफ्ट में करवा लेती है ताकि दिन में वो मॉम को कीमोथेरेपी के लिए लेकर जा पाए। तब एम कहता है कि क्या आप इसके बदले कुछ एक्सपेक्ट कर रही है मॉम? वो कहती है बेटा क्या बात कर रहे हो, मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी, मेरी मॉम की तबीयत खराब है, मुझे तो उनकी देखभाल करनी होगी। इसके बाद वो अपनी मॉम को स्विमिंग पूल में एक्सरसाइजेस करवाती है, जहाँ ग्रैंडमा पता नहीं क्यों चिढ़ रही होती है काफी। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है, बताओ मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी। और तभी एम फटाक से कह देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मॉम ने अपनी ड्यूटी नाइट में शिफ्ट करवा ली है, जिससे ग्रैंडमा को समझने में देरी नहीं लगती कि रात भर काम करने के बाद उनकी प्यारी बेटी बिना सोए उनके पास चली आई है। वो उस पे भी गुस्सा करते हुए कहती है देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है बेटा, जब भी तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हो तो बुरा ही हो जाता है। लास्ट टाइम तुमने मेरी काम में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था और अब देखो तुम्हें मुझसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इस तरह माँ बेटी में छोटी सी झपट हो जाती है। ग्रैंडमा बेचारी वॉशरूम में जाकर रो रही होती है, इसलिए एम अपनी माँ से कहता है कि देखिए इस तरह तो ग्रैंडमा की तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, एक काम कीजिए ग्रैंडमा को कीमोथेरेपी के लिए मैं लेकर चला जाऊंगा, आप आराम कर लीजिए। जिससे दोस्तों उसकी मॉम राजी हो जाती है। आगे दोस्तों ग्रैंडमा को एम अपनी फ्रेंड मिली से मिलवाता है। मिली उन दोनों को अपनी कार से हॉस्पिटल लेकर जाती है। वापस घर आने के बाद एम ग्रैंडमा के हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ियां चढ़ाने में भी मदद करता है, क्योंकि ग्रैंडमा का रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। वहां जाने के बाद ग्रैंडमा उसे बताती कि बेटा जब तुम छोटे थे ना तो मेरे और ग्रैंडपा के बीच में सोते थे पता है, क्योंकि तुम्हें भूतों से बहुत डर लगता था। एम कहता है कि पर अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मगर दोस्तों जब वो सोता है ना तो अचानक डर के उठ जाता है, क्योंकि वहां पर ग्रैंडमा प्रे करने के लिए अचानक से आ गई थी, क्योंकि उन्हें सपने में अपने पेरेंट्स दिख रहे थे।
जो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, इसलिए उन्हें थोड़ी बेचैनी हो जाती है। वो जब कहती है ना कि बेटा मैं जल्द ही मर जाऊंगी, तब एम उन्हें बड़े प्यार से समझाता है कि देखो आपको इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, आप अभी बहुत जिएंगी। फिर दोस्तों वो उन्हें अपने साथ मच्छरदानी के अंदर सुला लेता है ताकि उन्हें वापस से उतनी सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। अगले दिन ग्रैंडमा को थोड़ा फीवर आ जाता है, पर फिर भी वो कौंची बनाने के लिए जाने वाली होती है। तभी एम उनको समझाकर घर पर ही रेस्ट करने को कहता है। साथ ही वो गर्म कपड़े से उनका बदन साफ कर देता है। तभी वो अपने पूरे कपड़े खोल देती है और कहती है बेटा अच्छे से साफ करो, जिससे हमको बहुत ही ऑकवर्ड लगता है और वो अपनी नजरें घुमा लेता है वैसे, मगर फिर उसे ग्रैंडमा की बात तो माननी पड़ती है, तो वो अच्छे से साफ भी करता है। अब अगले सीन में वो मिली से मिलता है। वो पूछती है एक बात बताओ, तुम अपने ग्रैंडमा की लिस्ट में कितने नंबर पे आते हो? वो कहता है देखो नंबर 1 तो अंकल कैन या अंकल सियोन ही होंगे, मुझे लगता है कि अब मैं अपनी मॉम से ऊपर आ गया हूँ। तब मिली कहती है कि ओए नंबर 3 वाले को कुछ नहीं मिलता। तब एम कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला था? वो बताती है कि देखो बूढ़े लोग ना बोलकर कभी नहीं बताते, इसे महसूस करना पड़ता है। और हाँ, जो मेरी ग्रैंडमा थी ना, वो अपने दूसरे रिलेटिव्स को बताती थी कि मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। इसलिए दोस्तों एम ये बातें सुनकर ग्रैंडमा को उनके बड़े बेटे कैन के घर लेकर जाता है, जो उन लोगों के मुताबिक थोड़ा रिच होता है। वो कहता है कि मॉम क्या पड़ा है उस पुराने घर में, आप यहीं रह लीजिए, हम आपका सही से ख्याल रखेंगे यहाँ पर। जिससे एम को लगने लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे ग्रैंडमा की कोई चीज नहीं मिलेगी। इसलिए वो बीच में बोल पड़ता है कि अरे ग्रैंडमा को तो कीमोथेरेपी के लिए मुझे ले जाना पड़ता है ना, यहाँ से काफी दूर पड़ेगा वो। और हाँ, फिर ग्रैंडमा अपना काम थोड़ी छोड़ सकती है। कस्टमर्स उनके हाथ का कौंची खाने का बड़ा इंतजार करते हैं। दोस्तों एम की इन बातों से उसके अंकल कैन को एम के इरादे समझ में आ जाते हैं। वो उसे कुछ पैसे निकाल कर देते हैं, मगर एम कहता है कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में ग्रैंडमा की देखभाल करना चाहता हूँ। तब कैन अपनी मॉम से कहता है कि अपनी मॉम की देखभाल करने की जिम्मेदारी उनके बच्चों की होती है, ना कि उनके ग्रैंड चाइल्ड की। भगवान का दिया हुआ सब है मेरे पास, बस मुझे मेरी मॉम चाहिए। फिर वो पुराने दिनों की तरह अपनी मॉम को टेंपल लेकर जाता है, जहाँ लंबी सीढ़ी चढ़ने की वजह से ग्रैंडमा के पैर फूल जाते हैं। एम उनके चप्पल उतारता है। फिर वो ग्रैंडमा के लिए उनकी विश एक पेपर पर लिखता है, जिसमें वो कहती हैं कि हे भगवान, आप मेरे बड़े बेटे, मंझले बेटे और बेटी को अच्छी सेहत दीजिएगा, उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो, मेरे ग्रैंड चाइल्ड को भी अच्छी जॉब मिल जाए। इसके बाद वो उस पेपर को चिपकाने जाती है, जहाँ पहले से कैन और उसके बेबी बच्चों ने अपनी अपनी विश चिपका के रखी हुई थी। उनमें से किसी ने भी ग्रैंडमा के लिए कोई विश नहीं मांगी थी दोस्तों, इसलिए ग्रैंडमा को बहुत बुरा भी लगता है, पर फिर भी वो अपने दिल को समझते हुए कहती है कोई बात नहीं, आखिर मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली को अपनी फैमिली के बारे में सोचने का पूरा हक है, शायद इसलिए उन्होंने मेरे बारे में विश नहीं की। तब एम कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ ना ग्रैंडमा कि वो आपको अपनी फैमिली नहीं मानते, जिससे ग्रैंडमा दोस्तों कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और यहाँ से वो कैन के साथ ना रहने का फैसला करती है। वहीं कीमोथेरेपी की वजह से ग्रैंडमा के बाल झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो कंची हो जाती हैं। पर फिर भी एम एक दोस्त की तरह उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके रखता है। अचानक एक दिन ग्रैंडमा अपना बॉक्स चेक करती है, जिसमें वो पैसे जमा करती थी, उसमें एक भी पैसे नहीं होते, जिससे एम तो डर जाता है और कहता है ये मैंने नहीं लिए। पर खुशनसीबी की बात ये होती है दोस्तों कि उसने ग्रैंडमा के लिए एक पुराने फोन को सीसीटीवी की तरह यूज करना शुरू कर दिया था। उसमें चेक करने से पता चल जाता है कि पैसे ग्रैंडमा के मंझले बेटे सियोन ने चुराए हैं। इसीलिए एम सियोन के पास जाकर उन्हें बहुत सुनाता भी है और ग्रैंडमा की लाइफ से दूर चले जाने के लिए कहता है। आगे एक आदमी ग्रैंडमा के पास आता है और कहता है एम ने इस घर को बेचने के लिए ऑनलाइन लिस्ट किया हुआ है, पता है क्या, और मैं इस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए ये घर देखने के लिए आया हूँ। ग्रैंडमा उसे कह देती है कि जरूर किसी ने शैतानी की होगी, ये घर बिकाऊ नहीं है। कायदे से तो दोस्तों ने एम पर बहुत गुस्सा होना चाहिए था, मगर वो एक व्हाइट शर्ट उसे गिफ्ट करते हुए कहती है कि 3rd कीमोथेरेपी के बाद तुम अपना काम शुरू कर देना, मेरे साथ अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है बेटा। जिसपे एम कहता है कि मुझे कौन काम देगा। तब उसकी ग्रैंडमा उसे मोटिवेट करती है कि तुम पहले पढ़ाई में फर्स्ट आते थे, याद है, अगर तुम कुछ भी ठान लो तो उसे करना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगा। तब दोस्तों एम खुद काम ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो अगले दिन ग्रैंडमा के साथ उनके बड़े भाई के आलीशान घर में जाता है, जहाँ ग्रैंडमा कहती है कि मैं खुद के लिए एक बड़ा सा प्लॉट लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मिलियन यौन दे दें। जिसपे उसके भाई कोई जवाब नहीं देते। ग्रैंडमा कहती है कि हमारे पेरेंट्स का घर बेचने पे आपको कई मिलियंस मिले होंगे, मैंने कभी 1 रुपया नहीं मांगा, पर अब मुझे चाहिए। लेकिन दोस्तों ग्रैंडमा के बड़े भाई उन्हें बड़े ही रूडली पैसे देने से मना कर देते हैं और साथ ही वो उन्हें दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाने के लिए कह देते हैं। इससे ग्रैंडमा और एम दोनों को काफी बुरा लगता है और आज एम ग्रैंडमा से पूछ लेता है कि ग्रैंडमा आपको बड़ा प्लॉट क्यों चाहिए। वो कहती मैं चाहती हूँ जब मैं मरूं तो मुझे किसी बड़े प्लॉट में दफनाया जाए, इससे मेरे बच्चों को और तरक्की मिलेगी, वो हमेशा भरे फूले रहेंगे। एम कहता है कि आपके पेरेंट्स को तो छोटी सी जगह पर दफनाया गया था, फिर भी देखिए आपके बड़े भाई कितने अमीर हैं।
देखो ग्रैंडमा, ये सारी बातें बस कहने की है। ग्रैंडमा कहती है वो तो जो है सो है, पर तुम एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मेरी कब्र पे जैसे तैसे फूल डाल दिए ना बाबू, तो मैं तुम्हें पक्का डराने के लिए वापस आऊंगी। थोड़ा हंसी मजाक चलता है दोस्तों यहाँ पर। इतने दिनों से जो कीमोथेरेपी चल रही थी, अगले दिन उसका रिजल्ट आता है। डॉक्टर का कहना होता है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, मगर एम ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा आप पहले से बेटर हैं, अब आपको कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है। मगर दोस्तों ग्रैंडमा समझ जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड का कीमोथेरेपी के बाद कुछ दिनों में ही देहांत हो गया था। एम की मॉम का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, मगर ग्रैंडमा बहुत मजबूत होती हैं। कुछ दिनों में दोस्तों उनकी हिम्मत भी टूट जाती है और अब वो काफी दर्द में है, इसलिए वो बस मरने की दुआ कर रही है भगवान से। और ये सारी चीजें एम से देखी नहीं जाती। जल्द ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ वो अपना घर अपने मंझले बेटे सियोन के नाम कर देती है। इससे एम गुस्सा होकर पूछता है कि क्या मैंने आपकी अच्छे से देखभाल नहीं की, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था क्या? ग्रैंडमा रोते हुए कहती है कि मेरे पास देने को कुछ और नहीं है। इसलिए गुस्से में एम अपने घर चला जाता है, पर फिर ना उसको सच में ग्रैंडमा की फिक्र होने लग जाती है और वो उनसे मिलने के लिए बहुत ही जल्दी वापस आकर अच्छे से बात भी करता है। चाइनीज न्यू ईयर पे कैन अपनी मॉम से मिलने जाता है, पर तब तक उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था और एम को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती थी, क्योंकि वो हमेशा से ही थाईलैंड में रहा है और उसे थाई लैंग्वेज ही आती है। मगर वो अपनी ग्रैंडमा के लिए चाइनीज सॉन्ग सीखता है और उन्हें सुनाता भी है। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम में ही ग्रैंडमा मर जाती हैं और अब अगले सीन में हम उनके फ्यूनरल का सीन देखते हैं। उसी दिन ग्रैंडमा के फोन पर एक कॉल आता है कि आपका डिपॉजिट पेंडिंग है, जिसमें एम देखता और बात करने पर पता चल जाता है कि ग्रैंडमा उसके अकाउंट में ही पैसे जमा कर रही थी। और तब एक फ्लैशबैक से एम को याद आता है कि जब वो काफी छोटा था तभी उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए एक बैंक अकाउंट ओपन किया था और उससे वादा किया था कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा करती रहूंगी। और तब एम छोटा था तो उसने कहा था जब तक आप मरोगी तब तक तो उसमें मिलियंस यॉन हो जाएंगे और फिर मैं उन पैसों से आपके लिए नया घर खरीदूंगा ग्रैंडमा, क्योंकि आपका घर पुराना हो गया ना काफी। और दोस्तों जैसे एम को ये बात याद आती है, वो फटाक से बैंक में कॉल करके सारे पैसे विड्रॉल करके अपना अकाउंट बंद करवा देता है और उन पैसों से अपनी ग्रैंडमा के लिए एक बड़ा सा प्लॉट खरीदता है जहाँ पर उनको दफनाया जाएगा। और फिर उन्हें रिटेट करने के लिए वो जैसे तैसे फूल उनके कब्र पे डाल देता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।